हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 1 के थर्ड ब्लॉक का 7 यूनिट कवर करेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र की मीनिंग, लोकतंत्र की जो प्रकार है, वो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए, तभी उसके बाद आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो वह लोकतंत्र जिसमें देश की जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो उनके हितों का ध्यान रखता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें, और जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के हितों को ध्यान में रखता है, जनता के लिए काम करता है, जनता के लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, तो वही प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। यह हमारे देश में विद्यमान है। इस लोकतंत्र में एक देश में रहने वाले नागरिक छोटे छोटे समूहों में बंट जाते हैं और प्रत्येक समूह अपना प्रतिनिधि चुनता है। यह प्रतिनिधि अपने समूह के लिए कानून बनाने की वकालत करता है। अतः हमारे देश के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, देश के नागरिक जो होते हैं वो छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो समूह, हर एक समूह जो होता है अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनता है, और वो जो प्रतिनिधि होता है फिर वो सत्ता में आने के बाद वो उनके लिए कानून बनाता है, कानून बनाने की वकालत करता है वो प्रतिनिधि। ये लोकतंत्र बड़े आकार वाले देशों में कारागार है, जैसे कि भारत। ऐसे देशों की जनसंख्या अधिक होती है, अतः हर व्यक्ति कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। तो ऐसे में छोटे छोटे दल अपने प्रतिनिधित्व चुनकर कानून बनाने के लिए भेजते हैं। इसी प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र काम करता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ पर देश का जो होता है बड़ा आकार होता है, जहाँ पर बड़ा देश होता है, बड़ा लोकतंत्र होता है, तो वहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में तो बड़े जो देश होते हैं उनकी जनसंख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण हर कोई तो हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक तो उसमें लोकतंत्र में भाग नहीं ले सकता, तो इसलिए वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हर नागरिक समूह बनाकर, छोटे छोटे समूह बनाकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ताकि उनके लिए भी कानून बनाया जा सके। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है वो इस तरह काम करता है। ये लोकतंत्र का सीमित तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र का सीमित तथा प्रत्यक्ष रूप है। जब जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेती है तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र में कानून प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें जनता के कुछ अधिकार सीमित हो जाते हैं। यही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आपको समझ आ गया होगा, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र ही कहलाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि जनता जो होती है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उसके बाद जनता भाग लेती है। प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जनता लोकतंत्र में भाग लेती है। प्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता समान रूप से भाग लेती है, उसमें कोई प्रतिनिधि नहीं होते, उसमें जनता खुद ही भाग लेती है, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में इसमें नहीं है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही ध्यान में रखिए। ये आम नागरिकों को नीति निर्माण के कार्यों से मुक्त कर देता है, क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधि भेजकर संतुष्ट हो जाती है कि सरकार हमारे लिए बेहतर कानून बनाएगी। तो नीति निर्माण के जो काम होते हैं फिर उसमें जनता मुक्त हो जाती है उन कामों से, जनता का उसमें कोई रोल नहीं रहता, जनता बस संतुष्ट हो जाती है कि अब हमने अपना प्रतिनिधि भेज दिया है, अब वही हमारे लिए कानून बनाएगा। अब इसके बाद है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को न्यूनवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। तो प्रक्रियात्मक या फिर न्यूनवादी लोकतंत्र और वास्तविक लोकतंत्र, दोनों में अंतर है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। इस लोकतंत्र को कार्य विधि लोकतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, विधानसभाएं, संवैधानिक सरकारें। इसी को हम प्रक्रियात्मक या कार्यविधि लोकतंत्र कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, जिसमें प्रक्रिया के माध्यम, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उसी को हम प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अब प्रक्रिया किस लिए होगी, तो प्रक्रिया जनता की भलाई के जो काम होंगे उसके लिए प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया की जरूरत होती है। तो प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आएंगी, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्रता जनता के लिए निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। विधानसभाएं और संवैधानिक सरकारें, विधानसभाएं कानून बनाते हैं, संवैधानिक सरकारें होती है। संवैधानिक सरकार किस तरह बनाई जाती है, ये सबकी एक प्रक्रिया होती है।
तो इसीलिए इस लोकतंत्र को प्रक्रिया लोकतंत्र कहते हैं। इसमें कार्यविधियों पर अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब इसमें ज्यादातर कार्य किए जाते हैं, कार्य की एक प्रक्रिया होती है और उसी पर ही महत्व दिया जाता है, उसी पर बल दिया जाता है। ये केवल लोकतंत्र की कार्यविधियों व संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसकी वजह से कुछ नागरिक दूसरे नागरिकों के मुकाबले अधिक समवर्ग हो सकते हैं। हमारे समाज में समानता का अधिकार होते हुए भी समाज का बहुत बड़ा वर्ग इस अधिकार से अछूता रह जाता है। तो जो कार्यविधि लोकतंत्र या फिर हम प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कह सकते हैं, वो सिर्फ संस्थाओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है, जिसकी वजह से जो देश के नागरिक है, बहुत सारे नागरिक होते हैं, कुछ नागरिक जो होते हैं वो बहुत सारे नागरिकों के मुकाबले, ज्यादा नागरिकों के मुकाबले एक वर्ग के रूप में आ जाते हैं और फिर उस वर्ग का लाभ होता जाता है और दूसरे वर्गों के साथ उनके वो दूसरे वर्ग जो होते हैं, जो नीचे वर्ग होते हैं या फिर ज्यादा नागरिक जो होते हैं, वो अपने अधिकारों से अछूते रह जाते हैं और निर्णय लेने में भी दूसरों की अपेक्षा अपने मताधिकार का कम प्रयोग करता है। तो जो दूसरे नागरिक होते हैं, कुछ नागरिक जो होते हैं वो आर्थिक रूप से जो संपन्न, ये आर्थिक रूप से संपन्न नागरिक है, उन्हीं की बात हो रही है। तो कुछ नागरिक जो होते हैं वो तो अपने पूरे अधिकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो दूसरे नागरिक होते हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते, वो अपने अधिकारों का कम प्रयोग करते हैं। इस लोकतंत्र में बहुत से लोग निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, जैसे अशिक्षित लोग, सामाजिक रूप से अभावग्रस्त नागरिक। तो वही जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, पिछड़ेपन का शिकार हो गए हैं, वो लोग इसमें भाग नहीं ले पाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। वो निष्क्रिय मतलब भाग न लेना, यानी ये लोग समानता का अधिकार होने के बाद भी समाज में अपनी सहभागिता या भूमिका नहीं निभा पाते हैं। तो इन लोगों के पास समानता का अधिकार है, फिर भी समाज में ये अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, समाज में ये भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा लोकतंत्र, कौन सा लोकतंत्र होता है? प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में ऐसा होता है जिसमें कुछ लोग तो पूरी तरह से भाग लेते हैं, जैसे कि शिक्षित, आर्थिक रूप से संपन्न लोग, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो होता है वो उससे अछूता रह जाता है। जो गरीब लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, उन लोगों के साथ ऐसा होता है, जबकि उनके पास समानता का अधिकार भी होता है, फिर भी उनके साथ ऐसा होता है। इस लोकतंत्र का केवल लोकतंत्र प्राप्ति की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी ये वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव तक सीमित रहता है। चुनाव होने पर यह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि नागरिकों की कानून और नीति बनाने में कितनी भूमिका हो रही है या नहीं, सॉरी भागीदारी हो रही है या नहीं। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैंने बताया यहीं पर यही वर्ड आएगा, भागीदारी हो रही है या नहीं। तो ये वाला जो लोकतंत्र होता है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, ये सिर्फ ये ध्यान रखता है कि क्या लोकतंत्र अपनाया जा रहा है, क्या लोकतंत्र की प्राप्ति हो रही है, क्या लोकतंत्र की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। बस ये इसी पर ही ध्यान केंद्रित करता है और ये ध्यान केंद्रित करता है कि जो वयस्क मताधिकार है, जो वयस्क लोग हैं, जो 18 साल से बड़े लोग हो चुके हैं, क्या वो चुनाव में, उनके लिए चुनाव जो है वो उन्हीं के लिए है। तो वो ये ध्यान नहीं रखता कि कितने लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं, कितने लोग नहीं, बस ये ध्यान में रखता है कि चुनाव में 18 साल से बड़े लोगों को भाग लेना चाहिए। इसमें नागरिक केवल नेताओं के चयन तक सीमित होते हैं। इस तरीके से बनी सरकारें अपने नागरिकों को मूलभूत अधिकारों व स्वतंत्रताओं से वंचित रख सकती हैं। तो ऐसी सरकारें जो होती है वो अपने नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकारों से, मूलभूत जो अधिकार होते हैं उनसे वंचित रख सकती हैं। और इसमें नेताओं का चयन जो होता है वो सिर्फ नागरिक जो है केवल नेताओं का ही चयन करते हैं। केवल नेताओं का चयन करने से मतलब कि वो केवल नेताओं का चयन करते हैं, उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती कि वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या नीतियाँ बना रहा है, इसके बारे में नागरिक कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, अशिक्षित होते हैं। अब वास्तविक लोकतंत्र, तो वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है? इसे अधिकतावादी लोकतंत्र भी कहते हैं। वास्तविक लोकतंत्र प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के दोषों को दूर करने का प्रयास है। ये कुलीन व सीमित लोगों के बजाय सामान्य लोगों के हितों का समर्थक है और ये सामाजिक समानता पर बल देता है ताकि लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में जन सहभागिता बढ़ सके, क्योंकि लोकतंत्र का नियम है कि जितने अधिक लोगों की भागीदारी कानूनी प्रक्रियाओं में होगी तथा राजनीति में जितने अधिक नागरिकों की सहभागिता होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। तो वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है? वो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के जो दोष है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के क्या दोष हैं कि उसमें कुछ वर्ग की, कुछ नागरिक ही भाग ले पाते हैं, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र जो है वो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के दोषों को दूर करने के लिए बनाया गया है।
तो वास्तविक लोकतंत्र में जो कुलीन लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते हैं और कुछ सीमित लोगों को जो अधिकार दे दिए गए हैं, उनके अधिकार केवल उन्हीं के पास अधिकार ना होकर सभी लोगों के पास, आम जनता के पास भी अधिकार हो, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है वास्तविक लोकतंत्र। और ये समानता पर भी बल देता है और साथ ही साथ लोकतंत्र में जो लोगों की, जनता की जो सहभागिता है उसको बढ़ावा देता है क्योंकि लोकतंत्र का ये सिद्धांत है। ये लोकतंत्र का क्या नियम है, क्या सिद्धांत है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोकतंत्र में भाग लेंगे, लोकतंत्र की राजनीति में नागरिक भाग लेंगे, तो उतना ही लोकतंत्र मजबूत बनेगा। तो इसलिए जो वास्तविक लोकतंत्र होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को लोकतंत्र में समर्थक है। ये न्याय के माध्यम से गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करता है क्योंकि ये हर नागरिक को समान समझता है। इसका मानना है कि सभी लोग समान हों और समान रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी दें। तो वास्तविक लोकतंत्र जो है वो गरीबों के अधिकारों की मांग करता है, गरीबों के अधिकारों की रक्षा करता है और प्रत्येक नागरिक को समान समझता है। और ये लोगों की समानता के बारे में बात करता है क्योंकि जब लोग समान होंगे तो वो राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेंगे। इसके बाद आता है सत्तावाचक लोकतंत्र। तो थर्ड क्वेश्चन है, सत्तावाचक लोकतंत्र क्या है? तो हम सत्तावाचक लोकतंत्र देखेंगे, नागरिकों का ऐसा समाज जो राजनीतिक रूप से वचनबद्ध हो तथा विभिन्न मतों के लिए सहज हो, वे सत्तावाचक लोकतंत्र कहलाता है। तो नागरिकों का वे समाज माना जाता है सत्तावाचक लोकतंत्र जो राजनीतिक रूप से उन्हें वचन दे और विभिन्न मतों के लिए सहज हो, उसी को सत्तावाचक लोकतंत्र कहते हैं। ये नागरिक अपने शासकों का चुनाव करते हैं और यदि वे सही काम नहीं करते तो उन्हें उत्तरदायी बनाने के लिए सामाजिक रूप से काम करते हैं। तो ये सत्तावाचक लोकतंत्र होता है। अगर नागरिक जो होते हैं अपने शासकों का चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और जब वे शासन में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद अगर वो सही काम नहीं करते तो उनको वे उत्तरदायी बनाते हैं और उसके लिए वे सामाजिक रूप से काम करते हैं। अतः इस लोकतंत्र में कुछ व्यक्तियों या समूह का नहीं बल्कि सभी के हितों का सम्मान करके उन्हें पूरा करने का प्रयास होता है। मतलब प्रत्येक नागरिक के हितों का सम्मान करते हैं। जो सत्ता में होते हैं, सत्ता में जो सरकार होती है वो सभी व्यक्तियों के, प्रत्येक व्यक्ति के जो हित होते हैं और वो समूह होता है, प्रत्येक समूह जो होता है उनके सभी हितों का सम्मान करते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, तभी ये सरकार होती है वो चल पाती है। लोकतंत्र केवल सरकार का ही नहीं बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों के सामूहिक जीवन का संगठनकारी सिद्धांत है। तो लोकतंत्र क्या है? संगठनकारी सिद्धांत है, केवल समाज का नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति का। असल में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र में एक समान नहीं होता, जिसकी वजह से हम कभी-कभी उत्तरदायी शासन नहीं प्राप्त करते क्योंकि कभी-कभी अधिक वोट ऐसे व्यक्ति को जाते हैं जो सही काम नहीं कर पाए। तो समाज जो होता है उसमें हर वर्ग जो होता है हर क्षेत्र में एक समान नहीं होता और इसी वजह से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास वोट ज़्यादा चले जाते हैं, वो सरकार बना लेते हैं लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते। तो ऐसे में सत्तावाचक लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं तो जनता जो होती है फिर उनको उत्तरदायी मानती है अपनी जो गरीबी है और अपने जो उनके साथ जो गलत हो रहा है, उनका सही काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए उनको उत्तरदायी मानती है और फिर उसके बाद वो उनकी सरकार भी गिरा सकती है। ये समाज के सभी वर्गों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि बहुमत सिद्धांत और अल्पसंख्यकों के हितों की अवहेलना होती है क्योंकि ये वोटों द्वारा हारे होते हैं। तो जो सत्तावाचक लोकतंत्र होता है उसमें सरकार जो होती है वो सभी वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती है और अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके हितों की अवहेलना होती है बस, क्योंकि बहुमत के द्वारा कोई भी सरकार होती है वो बहुमत के द्वारा चुनी जाती है। अब जो लोग उस सरकार को नहीं चुनना चाहते तो जो लोग उस सरकार को नहीं चुनना चाहेंगे तो क्यों नहीं चुनना चाहेंगे? क्योंकि उन्हें पता होगा कि वो उनके हितों की पूर्ति नहीं कर सकती। तो जब बहुमत के द्वारा सरकार चुनी जाएगी तो अल्पसंख्यकों के हितों की तो खुद ही अवहेलना होगी। तो यही होता है क्योंकि वोटों द्वारा हार जाते हैं अल्पसंख्यक, उनके वोट कम हो जाते हैं अल्पसंख्यक और बहुमत के ज़्यादा हो जाते हैं। बहुमत वाली ही सरकार सत्ता में आती है तो इसलिए अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ति नहीं हो पाती है।
सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग।